तो वॉल्यूम 3 मूवी ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की जर्नी को तो कंप्लीट कर ही दिया, पर मूवी देखने के बाद हम फैंस के माइंड में काफी क्वेश्चन भी रह जाते हैं। जैसे हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट पर पहले अटैक क्यों नहीं किया, एडम वॉरलॉक मूवी में एक बच्चे के जैसे बिहेव क्यों कर रहा था, और मूवी के एंड में ग्रूट आई लव यू गाइस कैसे बोलता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद हमारे मूवी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। I'm not trying to conquer the universe. I'm perfecting it. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रूट ने आई लव यू गाइस कैसे बोला। अब जेम्स गन ने खुद इस चीज को एक्सप्लेन किया, जिसके अकॉर्डिंग फैंस अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और वो भी अब इस गार्डियंस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। इसलिए जैसे बाकी गार्डियंस के मेंबर ग्रूट को समझ पाते हैं, वैसे ही अब फैंस भी ग्रूट की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, और इसलिए हमें आई एम ग्रूट की जगह आई लव यू गाइस सुना। अब ये तो जेम्स गन ने बताया, पर यहाँ एक सिंपल थ्योरी भी है कि जैसे गार्डियन शुरुआत में ग्रूट की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, पर टाइम के साथ साथ वो ग्रूट को समझने लग गए, तो उसी तरह अब ग्रूट भी गार्डियंस की भाषा समझने लग गया है। इसलिए वो अब नॉर्मली बात कर पाता है, और वैसे भी कॉमिक्स में ग्रूट नॉर्मली ही बात करता है। तो हो सकता है कि अब वॉल्यूम 3 मूवी के बाद एमसीयू में ग्रूट ऐसे ही बात करे, ना कि वो आई एम ग्रूट बोले। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि आखिर मेंटिस गार्डियंस की टीम को छोड़कर कहां चली गई। वेल मूवी में मेंटिस कहती है कि वो पहले ईगो के लिए काम करती थी, फिर उसने गार्डियंस के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन अब वो खुद के लिए काम करना चाहती है, यानी वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती है, इसलिए वो स्पेस में चली जाती है। अब वो कहां पर गई ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा हमें पता है कि मेंटिस भी स्टार लॉर्ड की तरह ईगो की पैदाइश है, यानी किसी प्लेनेट पर मेंटिस की भी अपने लोग होंगे तो वो वहां पर यानी अपने होम प्लेनेट पर जा सकती है। पर फिलहाल के लिए इसका आंसर यही है कि मेंटिस गार्डियंस को छोड़कर स्पेस में कहीं पर चली गई है। अब बात करते हैं कि आखिर गमोरा ने स्टार लॉर्ड को क्यों छोड़ा। इवन पीटर क्विल भी मूवी के एंड में गमोरा को जाने देता है, तो हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि ये गमोरा 2012 से भी पहले की है, यानी इसने वॉल्यूम 1 मूवी के इवेंट भी नहीं देखे, इसलिए स्टार लॉर्ड और बाकी गार्डियंस इसके लिए अनजान लोग हैं। साथ ही स्टार लॉर्ड भी पूरी मूवी में गमोरा को पिछली यानी जो इवेंट उसने देखे ही नहीं उन्हें वो याद कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस नई गमोरा को समझने की कोशिश नहीं करता। इवन खुद गमोरा भी कहती है कि वो जिसे पाना चाहता है वो गमोरा जा चुकी है, यानी जो गमोरा वॉल्यूम 3 मूवी में दिख रही है वो टोटली डिफरेंट गमोरा है, जिसका दिल स्टार लॉर्ड को वापस जीतना होगा, जो मूवी के एंड आते आते ऑलमोस्ट स्टार लॉर्ड कर भी लेता है। लेकिन जैसा कि खुद गमोरा ने कहा था कि उसकी वाली गमोरा जा चुकी है, तो स्टार लॉर्ड डिसाइड करता है कि वो अब और ट्राई नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। इसलिए वो एंड में गार्डियंस की टीम को छोड़ देता है और अपने घर यानी अर्थ पर आ जाता है अपने नाना के पास। तो वहीं गमोरा इस नई टाइमलाइन में नए दोस्त बनाती है रेवेजर्स को, तो वो उनके साथ चली जाती है। यानी मूवी ने हमें यही बताया कि स्टार लॉर्ड की ओरिजिनल गमोरा मर चुकी है, वो अब वापस नहीं आएगी। तो वहीं इस नई गमोरा की लाइफ में स्टार लॉर्ड कभी आया ही नहीं था, इसलिए स्टार लॉर्ड भी इस गमोरा को पाने की कोशिश नहीं करता और वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करता है। ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिए अनजान है, इसलिए ये अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो अब अगर अगले क्वेश्चन पर आए तो वो है कि मूवी में एडम वॉरलॉक एक छोटे बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहा था। तो इस चीज को मूवी में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि हाई एवोल्यूशनरी ने एडम वॉरलॉक को समय से पहले जगा दिया, यानी उसे क्रिएट कर दिया, इसलिए वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। साथ ही एडम वॉरलॉक कोई ऐसा बीइंग नहीं है जो पैदा होता हो, बल्कि उसे बनाया गया है, इसलिए उसके पास कॉस्मिक लेवल पावर और स्ट्रॉन्ग बॉडी तो है, पर वो अंदर से एक बच्चा है, बिकॉज वो अभी अभी क्रिएट हुआ है, इसलिए उसे बेसिक चीजों की भी नॉलेज नहीं है, और यही वजह है कि वो मूवी में इस तरह से बिहेव कर रहा था। इवन कॉमिक्स में भी जब एडम वॉरलॉक को कुछ साइंटिस्ट बनाते हैं तो वो उन साइंटिस्ट को पीछे छोड़कर स्पेस में चला जाता है, जहां पर वो कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें करता है जब तक कि उसे हाई एवोल्यूशनरी नहीं मिलता। एडम वॉरलॉक के फोरहेड पर सोल स्टोन हाई एवोल्यूशनरी ही लगाता है, इवन एडम को वॉरलॉक नाम भी हाई एवोल्यूशनरी ही देता है। खैर अगर वापस आए एमसीयू के एडम वॉरलॉक पर, तो मूवी के एंड में वो गार्डियंस को ज्वाइन कर लेता है, और अब वो कुछ डेवलप भी होने लग गया है, क्योंकि वो मूवी के एंड में स्टार लॉर्ड को स्पेस में बचाता है। तो यानी वॉल्यूम 3 मूवी में एडम वॉरलॉक नया क्रिएट हुआ था, इसलिए वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, पर अब वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है, तो इन फ्यूचर वो कॉमिक्स की तरह एक पावरफुल बीइंग की तरह दिख सकता है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट पर पहले अटैक क्यों नहीं किया, या उसे पहले पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। वेल इस चीज को मूवी में भी एड्रेस किया गया है, जहां हाई एवोल्यूशनरी को लगता था कि रॉकेट मारा गया है, इसलिए वो काउंटर अर्थ के प्रोजेक्ट में बिजी हो जाता है। पर वॉल्यूम 2 मूवी के दौरान रॉकेट सेवरेंस से मिलता है, जहां सेवरेंस को भी हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया होता है, तो आयशा हाई एवोल्यूशनरी को बता देती है कि सब्जेक्ट 89P13 अभी भी जिंदा है। इवन हाई एवोल्यूशनरी गुस्सा भी हो जाता है अपने साइंटिस्ट और आयशा
था पर कि उन्होंने ये बात है उसे पहले क्यों नहीं बताई। हालांकि जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट के बारे में पता चलता है तो वो एडम वॉरलॉक को उसे लाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद की स्टोरी हमें पता ही है। यानी एक्चुअली इतने सालों तक है हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे लगता था कि रॉकेट मारा जा चुका है। वो तो आयशा हाई एवोल्यूशनरी को बता देती है, जिसके बाद एडम वॉरलॉक नोवेयर पर आता है रॉकेट को लेने के लिए। यानी लकीली रॉकेट इतने सालों तक हाई एवोल्यूशनरी से बचा रहा। वैसे यहाँ एक और डाउट है कि क्या मूवी के एंड में हाई एवोल्यूशनरी मर गया। अब वैसे तो मार्वल अपने किसी भी कैरेक्टर को स्क्रीन पे इतनी आसानी से नहीं मारता, खासकर नए कैरेक्टर्स को, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी का शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके मरने के चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि वो हाईली इंजर्ड भी था। इवन उसके खुद के लोग है उसे बिट्रे कर देते हैं। तो एक्चुअली हाई एवोल्यूशनरी को मर जाना चाहिए, पर अगर मार्वल चाहे तो उसे आसानी से वापस ला सकता है। और वैसे भी जब तक किसी कैरेक्टर की डेड बॉडी स्क्रीन पे ना दिखे उसे मरा हुआ नहीं मानना चाहिए, और खासकर उन मूवीज में जो कॉमिक बेस्ड होती है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में रह गए थे मूवी को देखने के बाद है। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस मूवी से रिलेटेड जिनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मूवी एमसीयू के फ्यूचर को उतना सेटअप नहीं करती सिवाय स्टार लॉर्ड के रिटर्न को कंफर्म करने के अलावा। हालांकि अब स्टार लॉर्ड वापस आ ही रहा है तो डेफिनेटली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, क्योंकि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के रहते अवेंजर्स जीतेंगे तो नहीं।